आपने स्टील पहले बनाई तो आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा था उसमें स्टील बनाने में, और स्टील की वैल्यू माइनस इनपुट जो है वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। इसी तरह से आपने बर्तन बनाए तो बर्तन की वैल्यू माइनस स्टील वगैरह जो आपने परचेज किया वो वैल्यू एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन इन तीनों टर्म्स में, वैल्यू एडिशन, टोटल आउटपुट वैल्यू एंड टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू एडिशन सबसे छोटा है इन तीनों में, और वो ही उसका टोटली जीडीपी होता है। लेन देन तो बहुत होता है, लेन देन तो पेमेंट्स वगैरह तो इतना सारा होता है, एक ही चीज के बारे में हम 10 बार, एक बार आपने बैंक अकाउंट से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, एक चीज को 10 बार लेन देन किया तो वो लेन देन में अलग अलग बात करते हैं तो हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज देश की इकोनॉमी में पैदा होती है वो सही है जो आप कह रहे थे कि उतनी दैट इक्वल्स द इनकम ऑफ एवरीबॉडी, दैट आल्सो इक्वल्स एक्सपेंडिचर ऑफ एवरीबॉडी। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला आंकड़ा कल भी जो आपका ट्वीट आया उसमें दूसरी बार में जो आपने ट्वीट किया उसमें आपने इस बात को साफ किया था, लेकिन एक और चीज आपने उसमें कही है कल की अपनी बात में, और जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप महंगाई वाला हिसाब हटा दें, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फर्क अगर देखें, एक नॉमिनल जीडीपी होती है जो कि मौजूदा भाव पर इस देश में कितना जीडीपी बना वो है, और एक होती है रियल जीडीपी जो 2011-12 के भाव पे, आज की तारीख में बेस ईयर 2011-12 है इसलिए 2011-12 के भाव पर एज्यूम किया जाता है, जो आज लेन देन हुआ है इसको डिस्काउंट किया जाए, इसमें कैलकुलेशन करके कम किया जाता है कि 2011-12 के भाव पे होता तो ये आंकड़ा कितना होता। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। ये कल आपने इस बात को साफ किया है, और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि दरअसल आपकी कमाई में से कितना हिस्सा वास्तव में आपके पास नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है। इसको थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डाल देंगे। तो देखिए, आपने जो अभी सब्जेक्ट रेज किया, वो जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, प्राइस पे रियल जीडीपी जिसको कहते हैं, तो कंपैरिजन तो आप एक ही प्राइस पे कर सकते हैं कि आपने कितनी ज्यादा चीजें उत्पादन की, ये सेम प्राइस पे रखें तभी आपको पता लगेगा कि आपने कितना उत्पादन बढ़ाया। अगर आप गेहूं इतना पैदा करते थे 2010 में और आज आप उससे 5% ज्यादा पैदा करते हैं, तो आप 5% ज्यादा गेहूं पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर गेहूं के दाम उस समय 10 रुपए थे और आज 20 रुपए हो गए, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी तो 100 गुना और इधर 5 गुना इतनी ज्यादा हो जाएगी, और रियल जीडीपी केवल 5% बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि 5% ही आपका उत्पादन, तो दैट इज द डिफरेंस। आपने 2000 ये जो इस पहले क्वार्टर के आंकड़े आए तो कल नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 26.7%। जी 26.7%, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी वो 13.5%। ठीक है, तो आप 26.7% में से 13.5% घटा दें तो 13.2% जो है वो इन्फ्लेशन ये बताता है कि महंगाई एक्चुअली काफी ज्यादा है देश में अभी। कई बार हम एक जो आजकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके चलते हैं उसी पे ज्यादा चर्चा होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई करीब 7% के आसपास है। दूसरी एक इंडेक्स और है होलसेल प्राइस की इंडेक्स, वो 15% के आसपास चल रही है, और ये जो दोनों को मिलके इसमें जो आया जीडीपी के आंकड़े के साथ में वो 13.2% की महंगाई है। तो महंगाई एक्चुअली देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, काफी ज्यादा है। बट जो ट्वीट में अंतर मैंने किया था वो दो चीज के बारे में था। एक तो कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, और एक अभी जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। तो जीवीए में हम सब जो भी उत्पाद होते हैं उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड ही नाप सकते हैं, और उसके बाद सरकार टैक्सेस ले लेती है प्रोडक्ट पे, जीएसटी ले लिया आपसे, ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार सब्सिडीज भी दे देती है। आपने बिजली पे सब्सिडी दे दी, या आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दे दी, या किसी एलपीजी पे या किसी और चीज पे सब्सिडी दे दी। तो इकोनॉमी की अकाउंटिंग में अगर हम जीवीए में
टैक्सेस को जोड़ दें, प्रोडक्ट टैक्सेस को, और और सब्सिडीज को घटा दें तो जीडीपी बन जाता है, ठीक है। तो जीडीपी इक्वल्स जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो अगर सरकार टैक्सेस ज्यादा वसूल करती है, जैसे अभी हमारे पास जीडीपी की अच्छी ग्रोथ रेट आ रही है, तो जीडीपी जीवी के मुकाबले ज्यादा बढ़नी चाहिए अगर टैक्स ग्रोथ आपकी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप बहुत सारी सब्सिडीज भी बढ़ा दें तो आपको इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो अभी सरकार दोनों चीजें कर रही है कि टैक्सेस की अच्छी ग्रोथ आ रही है, लेकिन काफी सब्सिडीज भी सरकार ने बढ़ा दी है। एज ए रिजल्ट जीवी और जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए जो मैंने दोनों आंकड़े कल दो अलग अलग ट्वीट्स में दिए, एक वाले में जीडीपी के आंकड़े थे, दूसरे वाले में जीडीपी के आंकड़े थे, लेकिन दोनों का सार एक ही था कि दोनों की तरह अगर आप देखें 3 साल में तो दोनों ही करीब 0.3% से बढ़ी है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आपने उसमें अंडरलाइन की है कि इसमें एक अंडरलाइन इन्फ्लेशन है, जिसको अभी आपने समझाया कि वो इन्फ्लेशन है जो हमको, क्योंकि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, रिजर्व बैंक भी वही देखता है, इसीलिए वही हेडलाइन में आता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन है जो हम सबको परेशान कर रहा है, कर सकता है, उसकी पूरी संभावना है। ये महंगाई आपको आज की तारीख में कितनी बड़ी चिंता दिख रही है, और क्या इसकी वजह से आगे जाके ग्रोथ पर और असर पड़ने का डर दिखता है? देखिए, महंगाई का ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। महंगाई, चीजें महंगी हो जाएं और आपकी आमदनी में उतना इजाफा नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आप अपना कंजम्पशन घटाएंगे। तो जो हमारा जो बड़ा तबका है 50-60% देश में, जो कम आमदनी पे जीता है, और उनकी तनख्वाहें और उनकी वेजेस हमारी तरह से इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं होती कि इन्फ्लेशन के मुकाबले उसमें थोड़ी बढ़ोतरी वगैरह नहीं होती। तो आप क्या करेंगे? आपको कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, और कंजम्पशन घटाते हैं तो आपकी डिमांड घटती है, और डिमांड घटती है तो आपकी ग्रोथ घट जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का, और उस इकोनॉमी में जिसमें 60% के आसपास फूड कंजम्पशन है, उस इकोनॉमी में फूड तो घटा नहीं सकता आदमी, तो फिर परेशान होता है और चीज़ों को कम करता है। तो इन्फ्लेशन का देश की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन्फ्लेशन से साथ में हमारे सेविंग्स और उस बिहेवियर पे भी असर बहुत पड़ता है। अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा कराएं और आपको सेविंग रेट 3.5% या 4% मिले, और आपका इन्फ्लेशन 10% हो जाए, तो अगले साल जब आपको 3% 4% ब्याज तो मिलेगा, लेकिन वो चीज का दाम 10% बढ़ चुका होगा, तो आपको नुकसान होगा। तो लोग फिर सेविंग्स करना भी कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अभी अगर आप देखें आजकल के आंकड़े, तो सेविंग रेट में जो ग्रोथ हो रही है, जो बैंकों में हम पैसा जमा कराते हैं, डिपॉजिट रेट में जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। कर्जा ज्यादा लेते हैं ऐसे समय में, क्योंकि आप मकान बना रहे थे तो आपकी लागत बढ़ गई, तो आपको ज्यादा लोन चाहिए। आप कोई गाड़ी खरीदते थे या स्कूटर खरीदते थे, उसकी कीमत बढ़ गई तो आपको ज्यादा लोन लेना पड़ता है। तो लोन्स तो बढ़ते चले जाते हैं, लोन की ग्रोथ ज्यादा है और इसकी ग्रोथ, सेविंग की ग्रोथ कम है, जो भी बताती है कि देश में डिस्ट्रेस है। सो इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना तो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, इसका असेट प्राइसेस पे भी असर पड़ता है, उस पर मैं अभी नहीं जाता। देश कंजम्पशन पे और सेविंग्स पे और इस पे हम क्रेडिट पे ध्यान रखें। तो इन्फ्लेशन को अगर हमने नियंत्रण नहीं किया, इन्फ्लेशन को अगर हमने नहीं संभाला, तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ आने वाले समय में बहुत उस पर भी असर पड़ेगा। आज के दिन बहुत सारा इन्फ्लेशन देश में जो है, उसका एक बड़ा कारण इम्पोर्टेड प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन है। हम काफ़ी चीज़ें मंगाते हैं दुनिया से, और वो चीज़ें महंगी आती हैं, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे कोल हो, चाहे और कई सारी चीज़ें हम मंगाते हैं। उनकी दाम में अगर बढ़ोतरी हो रही है, इन्फ्लेशन उसमें है,
तो हम एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, हमारे प्राइसेस फिर उसी तरह से देश में, तो सरकारें बहुत समय रोकती भी हैं कई बार कि पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, भले ही इम्पोर्ट कोशिश करती हैं, लेकिन वो कोशिशों के कारण से दूसरी जगह समस्या शुरू हो जाती है। तो ग्लोबल प्राइसेस में इस समय अनुमान ये है कि दुनिया में जैसे अमेरिका और दूसरी कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में दुनिया में इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो जाएगा, तो उसका हमारे पास भी असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इस प्रक्रिया में जो हो रही है और होगी, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कंजम्पशन में गिरावट होती है, और उस कंजम्पशन से गिरावट होने से ग्लोबल डिमांड में कमी होती है, और ग्लोबल डिमांड में कमी होती है तो हम एक्सपोर्ट वगैरह हमारे एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो है इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, बट जो ग्रोथ इंटरनेशनल साइड से जो प्रेशर आता है उसके कारण से इन्फ्लेशन कम होने से भी हमारे यहाँ ग्रोथ जो है वो कम होगी। तो ग्रोथ की जो मुश्किलात हैं आने वाले समय में, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि रिजर्व बैंक एक मूडी ने डाउनग्रेड किया, आप एक आंकड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कि पिछले 4 साल से सेकंड हाफ में जो दूसरा हाफ होता है 1 अक्टूबर से और 31 मार्च के बीच का, उसमें हम 19-20 से और पिछले साल तक 3 साल तक, और ये दूसरा हाफ अगर आप देखें कोविड अफेक्टेड नहीं था, रिलेटिवली कोविड का असर नहीं था, हम इन 3 सालों में हर साल केवल 4% ग्रोथ ही पाए हैं। और इस साल भी जो रिजर्व बैंक के ने भी अपने अनुमान में कहा हुआ है कि सेकंड हाफ में हमारी ग्रोथ केवल 4% होगी। अगर हम 4 साल तक सेकंड हाफ में केवल 4% ग्रोथ पे आते हैं, क्योंकि बहुत कमजोर ग्रोथ है, तो आने वाले समय में ग्रोथ के सिग्नल्स जो हैं वो काफी कमजोर है। मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था गर्ग साहब आपसे, और आपने 36 साल सरकार में बिताए हैं, तो ये पहले हमको आपको याद होगा, हमें तो याद है कि आरबीआई कहता था बिजी सीजन क्रेडिट पॉलिसी और स्लैक सीजन क्रेडिट पॉलिसी। तो ये जो सीजन का असर ग्रोथ पे इतना ज्यादा कैसे होता है कि वो पहले क्वार्टर में 13% की ग्रोथ या 20% की ग्रोथ जैसी चीजें हो रही हैं, और उसके बाद आगे के 3 क्वार्टर्स में जो रिजर्व बैंक का अनुमान है वो 6.2% सेकेंड क्वार्टर का, फिर 4.1 थर्ड क्वार्टर का, और 4% तीसरे क्वार्टर का है। ये अनुमान है अभी, जो अभी का हाल है, इससे हो सकता है कि आगे जाके इस अनुमान में भी गिरावट आ जाए। लेकिन ये क्यों है कि सेकेंड हाफ, अब जैसे आपने कहा, उस सेकेंड हाफ में इतनी कमजोर ग्रोथ क्यों होती है और फर्स्ट हाफ में ग्रोथ तेज क्यों होती है? देखो आलोक, ये तथ्य नहीं है कि पहले हाफ में ग्रोथ ज्यादा हो रही है। हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पिछले 3 साल में तो पहले हाफ में ग्रोथ इनफैक्ट नेगेटिव हुई थी, क्योंकि 20-21 का जो नेगेटिव, इसी वजह से हमको ये ग्रोथ तेज दिख रही है फर्स्ट हाफ की। तो ये जो अभी ये देखिए, आप गिरते हैं उठते हैं, तो उठते समय आपको ऐसा लगता है जैसे आप ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, राइट। सो बट जो दूसरी बात आप कह रहे थे अब ये बिजी सीजन और स्लैक सीजन, वो कंसेप्ट अब नहीं है। वो पुराना कंसेप्ट हुआ करता था जब देश में एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत ज्यादा असर होता था, और देश में खरीफ की जो पैदावार, खरीफ का जो सीजन होता था वो स्लैक सीजन और दूसरा वो बिजी सीजन और दूसरा स्लैक सीजन कहते थे। लेकिन अब देश में काफी इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज एक्सपांड हो गई है, ये हो गया है, तो अब ना कोई बिजी सीजन है ना कोई स्लैक सीजन है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो तो कुल मिला के जो क्रेडिट है उसका मुश्किल से 10% रह गई है। और पहले फूड क्रेडिट का, आज भी अगर आप रिजर्व बैंक के स्टेटमेंट्स देखें तो वो फूड क्रेडिट कहता है और नॉन फूड क्रेडिट कहता है। फूड क्रेडिट जी, एक तो फूड क्रेडिट है और एक नॉन फूड क्रेडिट है। आज फूड क्रेडिट तो 1% भी नहीं रह गए टोटल क्रेडिट का। आजकल तो नॉन फूड क्रेडिट ही क्रेडिट है। ये 1950-60 में जब हम केवल खाना खाने, वही सबसे बड़ी हमारी कंसर्न रहती थी, फूड सबसे बड़ी, उस समय हम ये क्लासिफाई किया करते थे।
तो ना तो आप फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट की कोई फर्क है, ना बिजी सीजन और स्लैक सीजन का फर्क है। अब तो क्रेडिट एक्सपांशन और जीडीपी का प्रोडक्शन पूरे समय, पूरे साल जो है वो अच्छी गति से होना चाहिए। उसका कोई पहले हाफ और दूसरे हाफ, ये पहले हाफ का तो अभी टेम्पोररी कुछ समय से शुरू हो गया, क्योंकि कोविड का ज्यादा लॉकडाउन पहले हाफ में हुआ है इस पीरियड में, और दूसरे हाफ में कोविड के लॉकडाउन नहीं थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।